अगला टॉपिक है आपका कार्नोट इंजन। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा। आगे टॉपिक अभी ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये होगा उसका ये चैप्टर जो ये हम कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके मोस्टली केमिस्ट्री ये नहीं है। चलो पढ़ाते टाइम लगता है याद आ जाता है, फिर बताइएगा। ये सब चीजें तो रिपीट हो रही है ना, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका कार्नोट इंजन। ठीक, बेसिक सी पहले इसकी कहानी समझें। एक्चुअली इसका नाम क्या है, साइंटिस्ट के नाम से था। लगभग आई थिंक जहां तक मुझे याद है 1821 या 24 कुछ इस ईयर में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। कार्नोट नाम के साइंटिस्ट उन्होंने, तो उसी के बिहाफ पर ही इन्होंने इस हीट इंजन के बारे में बताया था, तो इसलिए उनका ही नाम रख दिया गया कार्नोट इंजन। तो ये कार्नोट एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या बताया था इन्होंने, ये एक वो आइडियल रिवर्सिबल इंजन है जो दो टेम्परेचर चेंबर्स होते हैं आपके। एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक। सोर्स और सिंक, सोर्स मतलब होता है वो चैम्बर या वो सिस्टम जहां से आप मतलब हाई टेम्परेचर वाला चैम्बर जो होता है उसे क्या कहते हैं, सोर्स। वैसे ही सिंक जो होता है वो होता है आपका लो टेम्परेचर वाला चैम्बर, या दूसरी भाषा में से ये भी कह सकते हैं कि जिस चैम्बर से हीट एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफर करनी है दूसरे चैम्बर में, तो जहां से एक्सट्रैक्ट करनी है वो चैम्बर सोर्स कहलाता है, और जहां पर ले जानी है वो सिंक होता है। वैसे तो सिंक का मतलब डूबना होता है, सोर्स का मतलब साधन होता है, लेकिन यहां सोर्स का मतलब है कि एक ऐसा चैम्बर, एक ऐसा रिजर्वॉयर जहां से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जनरल सीधी सी बात है कि वो हाई टेम्परेचर पर ही होगा, तभी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंक में। सिंक मतलब लो टेम्परेचर वाला जो चैम्बर है, रिजर्वॉयर है, उसमें। तो ये वो आइडियल हीट इंजन है जिसके बारे में कार्नोट ने बताया था कि दो सोर्स और सिंक वाले दो रिजर्वॉयर में दो टेम्परेचर में हीट इंजन क्या करता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में या एक रिजर्वॉयर से दूसरे रिजर्वॉयर में जब हीट ट्रांसफर करता है, इसके लिए उसको वर्क डन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो उन्होंने इसी के बारे में डिस्कशन किया था जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि जैसे ही हमने वर्क डन किया। अच्छा, इसका डायग्राम क्या है जरा वो भी देख लो। ये डायग्राम आपने शायद बनाया हो, ये हीट इंजन बनाया था इस तरीके से आपने, और ये सिंक टेम्परेचर था। यहाँ पे एक सोर्स होगा और एक सिंक होगा। ठीक, और इसमें आपने किया था वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या किया था, वर्क डन बाय द सिस्टम। इनका सोर्स क्या है, सोर्स का टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर T2। तो मैंने मान लिया कि सोर्स का टेम्परेचर ये मान लेता हूं मैं, और ये सिंक का टेम्परेचर T2। वो हाईएस्ट टेम्परेचर पर या लोएस्ट टेम्परेचर पर। अब ये जो इंजन है ये क्या करेगा, इससे हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ट्रांसफर किसमें करेगा, इसमें। ऐसा करने के लिए वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, क्योंकि मैंने दिखाया भी है एरो से W, ये वर्क डन है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ये वर्क डन है। और जो हीट एक्सचेंज हुआ वो मैंने मान लिया कि सोर्स Q1 से हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, और ऐसा करने के लिए इसने वर्क डन किया W। ठीक, और जो हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई सेकंड चैम्बर में यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर में इस रिजर्वॉयर में, वो मैंने मान लिया Q2। क्लियर, हाईएस्ट सोर्स टेम्परेचर T1 से मैंने हीट एक्सट्रैक्ट किया Q1, सिंक में मैंने मान लिया T2 टेम्परेचर।
क्लियर? वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हुआ? W। अब इसके अंतर्गत इन्होंने 4 प्रोसेस बताई है कि 4 प्रोसेस जो थी उनके नाम क्या है वो मैं बोल रहा हूं। वो 4 प्रोसेस रिपीट होती हैं ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू रखने के लिए। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा अब इसके रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन अभी बता रहे हैं वन बाय वन इसका मीनिंग। इसका डायग्राम बनाता हूं। प्रेशर और वॉल्यूम में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका बनेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद ये होगा आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अभी मतलब भी बताएंगे आपको, समझेंगे कि ये लाइन नीचे क्यों है ये भी बताएंगे। उसके बाद इसका रिवर्स ऑर्डर चला, इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2, ये हो गया आपका 3। अब होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसका जस्ट रिवर्स। जब रिवर्स होगा तो लाइन आपकी ऐसे ही रिपीट होगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और अब ये जो आपकी स्टेट आ चुकी है, अब इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो क्या आएगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या आएगा वो? एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होती है इस हीट इंजन में, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन को समझने के लिए पहले आपको यही चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो आइडियल कंडीशन है। वो कैसी कंडीशन है? आइडियल कंडीशन है आपकी, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सच्चाई तो ये है 100% एफिशिएंट कोई इंजन नहीं होता। ये हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लिया था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस वाला, ठीक? उसमें ही ये बात बताई थी। पहले वाले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हमने ये बताया था कि कोई भी इंजन आपका 100% एफिशिएंट नहीं होता। केल्विन प्लैंक में ये बताया गया था कि कोई भी इंजन 100%, इंजन तो दूर छोड़िए, कोई मशीन भी 100% एफिशिएंट नहीं होती, ठीक? और जो क्लॉजियस स्टेटमेंट था उसमें ये बताया गया था कि जनरली क्या होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होता है। एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट पर ही तो हीट ट्रांसफर होगा, उल्टा होगा नहीं। तो सेकंड लॉ यही बताता है, जो आपका क्लॉजियस स्टेटमेंट था, कि जब तक आप उस पर वर्क डन ना करें तब तक कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट ऑब्जेक्ट पे यानी हॉट बॉडी पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जब ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में तो नॉट नेचुरली ट्रांसफर होगा, आपको वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो सेकंड लॉ जो था आपका क्लॉजियस स्टेटमेंट का, जिसमें बताया गया था कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगी हीट जब तक आप उस पर वर्क डन ना करें। क्लियर? ये काम आपका घर में रेफ्रिजरेटर जो है वो यही करता है। रेफ्रिजरेटर में अंदर के चैम्बर में हीट निकाली जाती है तभी बर्फ जम पाती है अंदर। घर के रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं। उसमें फ्रिज में बर्फ जमती है, आइस जमती है। वो क्यों? क्योंकि वहां पर आपने सिस्टम में सेटिंग क्या लगा रखा है? कंप्रेसर लगा रखा है, कंप्रेसर चैम्बर है, एक्सपेंशन चैम्बर। तो वो सारी चीजें कंप्रेशन एक्सपेंशन करती रहती हैं। तो चारों प्रोसेस जो मैं बताने वाला हूं ये रिपीट होती है, तो तब जाकर वो चैम्बर में आपकी जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट करता है फ्रीजर अंदर जिसमें बर्फ जमती है, और कहां छोड़ देता है? एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में। आजकल तो फ्रीजर ऐसे आने लगे, पहले था तो उनकी ट्यूब पीछे लगी होती थी ऐसी जिग-जैग, अब पीछे नहीं लगी होती हैं, अब साइड में लगी होती हैं। कूलिंग ट्यूब जो होती हैं आपकी वो साइड में लगी होती है। तो हम उसी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं। तो ये वाली मैं यहां लिख दूं, पहले जो प्रोसेस है आपकी 1 से 2 में कौन सी है? कौन सी है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। चलिए दूसरे से तीसरा, सेकंड से थर्ड क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक। थर्ड से फोर्थ कौन सी है? इसका रिवर्स आइसोथर्मल ही रहेगा, लेकिन एक्सपेंशन की जगह क्या होगा? कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन
और लास्ट 4 to 1 वापस रिवर्स, ये क्या आएगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। चलिए अब इनके बारे में समझते हैं। सर आइसोकोरिक क्यों चला? वो तो 4 प्रोसेस थी, उनके बारे में समझा चुका हूँ। कार्नोट प्रोसेस में ये 4 प्रोसेस हो रही है, वो नहीं हो रही। 2 हो रही है सर। 4 मतलब वैसे तो सब 2 ही हो रही है। चलिए अब इसका मतलब समझिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। आइसोथर्मल का मतलब तो सब जानते हैं, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। इसका मतलब इस प्रोसेस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस प्रोसेस में भी कांस्टेंट है, यानी 1 से 2 पर जाने पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां लिख देता हूं 1 से 2 पर जाने पर टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है। ऐसे ही 3 से 4 जब आ रहे हैं तो इस केस में भी कैसा है टेम्परेचर? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। तो ऊपर वाले में टेम्परेचर T1 अगर इधर होगा तो T1 ही इधर होगा। तीसरे और चौथे में अगर T2 टेम्परेचर है तो इधर भी T2 टेम्परेचर होगा, क्योंकि इस वाली प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों आइसोथर्मल है। चलिए तो फिर एक्सपेंशन का क्या मतलब है? एक्सपेंशन का मतलब है वॉल्यूम बढ़ना। एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम, तो प्रेशर। ये मुझे ग्राफ पे बनाना है, तो मैं नहीं लग रहा कि इस लाइन में इस जगह क्या है, वॉल्यूम तो कम है लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है। अब मुझे क्या दिखाना है एक्सपेंशन में? वॉल्यूम बढ़ाना है और प्रेशर कम करना है। तो लाइन नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे ही आएगी। अब समझ में आया कि ये लाइन नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि ये लाइन शो कर रही है कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है, स्लाइटली। ठीक, अब क्लियर हो गया 1 और 2 प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है और एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। तो यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस समय क्या होगा, इस फर्स्ट वाली स्टेट में वॉल्यूम को मैं V1 ले लूं और टेम्परेचर को मैं T1 ले लूं। वॉल्यूम को V1, टेम्परेचर को T1, प्रेशर को मैंने मान लिया P1। तीनों वेरिएबल यही होंगे। अब जैसे ही मैंने एक्सपेंशन किया तो एक्सपेंशन में क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम और प्रेशर कम। तो कम प्रेशर को मैंने क्या बताया है? P2। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 जो बढ़ गया। टेम्परेचर T2। T1 का भी टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, इसलिए दोनों को के लिए T1 लिखा जाएगा। तो सर सिर्फ T रखो तो इधर भी तो लगाना, फिर से T1 करोगे। चलिए अब आते हैं सेकंड से 3। इसमें क्या है? एडियाबैटिक का क्या मतलब था? नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसका मतलब है कि दूसरे से तीसरे के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो सर क्या पहले में हो रहा था? हाँ हो रहा था। पहले वाले में तो हीट एनर्जी रिलीज ही हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो डेल्टा क्यू कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव है। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर हीट इज रिलीज। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ हीट रिलीज हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? नो हीट एक्सचेंज। यहाँ पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट एक्सचेंज ही नहीं होती है। डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है। ठीक, नो हीट एक्सचेंज का मतलब डेल्टा क्यू बराबर 0। ठीक, फिर एक्सपेंशन का क्या मतलब है? इंक्रीज इन वॉल्यूम। एक्सपेंशन का क्या मतलब है? इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर। इस केस में वॉल्यूम देखो, सेकंड से तीसरे पे आने पर तो नहीं लग रहा कि वॉल्यूम बढ़ गया है। हाँ वो बात अलग है कि थोड़ा बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। तो वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो लाइन आप डाउनवर्ड प्रेजेंट किए हैं और प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए लाइन कहां गई है? नीचे की तरफ गई है। इस केस में क्या हो रहा है? ऊपर वाले केस में वॉल्यूम तेजी से बढ़ा था, प्रेशर थोड़ा सा चेंज हुआ था। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? यहाँ वॉल्यूम थोड़ा चेंज हुआ है, प्रेशर बहुत तेजी से चेंज हो गया है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका उल्टा रिवर्स 3 से 4 क्या? आइसोथर्मल कंपैरिजन। सबसे पहले तो आइसोथर्मल में क्या रहेगा? टेम्परेचर विद कांस्टेंट, वो मैंने कर दिया। अच्छा, एडियाबैटिक में टेम्परेचर बदलता है?
टेम्परेचर टेम्परेचर उसमें सिर्फ हीट एक्सचेंज 0 है, बाकी सब बदल है। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ से T1 जो टेम्परेचर था वो इधर आके कैसा हो जाएगा, T2। कैसा हो जाएगा, T2 टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक, अब इस केस में प्रेशर क्या आएगा, P3 बदल गया ना, वॉल्यूम बदल गया, यस V3, टेम्परेचर भी बदल गया, T3 T2 करेंगे हम क्योंकि T1 तो ऊपर ही था। ठीक, प्रेशर बदला P3 हो गया, वॉल्यूम बदला V3 हो गया, टेम्परेचर भी बदल गया, तो हमने T2 कर लिया, ऊपर T1 था इसलिए। आगे बढ़ो, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कम तो प्रेशर। अब ये प्रेजेंट कैसे करें, वॉल्यूम कम का मतलब मैं इधर आऊं कि इधर जाऊं, इधर ही जाएंगे, इसलिए वॉल्यूम कम के लिए लाइन कहां आई है, इधर आई, इधर, तो वॉल्यूम कम प्रेजेंट कर लिया। अब प्रेशर क्या करना है, इसलिए लाइन नीचे ना जाके कहां गई है, ऊपर की तरफ खिसक गई। तो अब क्या हो गया, यहां पर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कम कर लिया, प्रेशर बढ़ा दिया, इसलिए लाइन कहां गई, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। क्लियर। अब प्रेशर बदला है, हाँ बदला है, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पर P4। वॉल्यूम बदला है, यस V4। टेम्परेचर बदला है, नहीं T2। इसे कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक तो आप जानते ही, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी इस केस में भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यानी इस वाले में भी नो हीट एक्सचेंज, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि डेल्टा Q बराबर आ जाएगा 0 इस केस में। इसमें ये इस केस में, हाँ ये अच्छा पूछा आपने, ये जो तीसरे से फोर्थ में जो हो रहा था, ऊपर वाले में हीट रिलीज हो रही थी, इसमें हीट अब्सॉर्ब हो रही है, इसमें हीट, ये आपका हीट इज रिलीज, यानी ये वर्क डन बाय द सिस्टम है और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये भी बता दो। इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और इस केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ये भी लिख दे रहा हूं मैं। यहां पर होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, और यहां पर होगा वर्क डन, चलो इधर लिख दे रहा हूं, यहां आप समझ जाना, इधर लिख लेना आप इस स्पेस के हिसाब से। इधर हो रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा Q बराबर नेगेटिव, समझ जाना कि ये इसी के लिए है। ठीक है, इसके लिए समझ जाना। ठीक, ओके। लास्ट में क्या था, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होगा। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम। अब वॉल्यूम कम के लिए हम इधर आएंगे कि इधर जाएंगे, इधर ही जाओगे। अच्छा, और प्रेशर बढ़ाना है तो हमें इधर भी आना है, इसलिए लाइन कहां से कोई इधर भी आई और वापस इनिशियल स्टेट में पहुंच गई। और ये 4 साइकिल रिपीट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, डेल्टा Q पॉजिटिव आएगा, कहीं से अब्सॉर्ब होगा। ठीक, अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये हीट अब्सॉर्ब जो होता है वो किससे होता है, फ्रीजर के केस में कंप्रेसर करता है। पीछे लगाओ तो कंप्रेसर, उसी की वजह से वर्क डन होता है यहाँ पर। तो वर्क डन की वजह से यहाँ से हीट, ये फ्रीजर है, ये समझ लो 3 से 4 में कौन होता है, फ्रीजर होता है। ये 3 से 4 में कौन है, ये फ्रीजर है। ठीक, इससे हीट वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, उस पर वर्क डन करेगा, उसे चैम्बर को ठंडा करना है, समझ गए। और हीट एनर्जी रिलीज कहां करनी है, सराउंडिंग में, बाहर, बाहर मतलब चारों तरफ जहां फ्रिज रखा हुआ है घर में, चारों तरफ उधर हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इधर अब्सॉर्ब हो रहा है, उधर रिलीज हो रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और इधर वर्क डन ऑन द सिस्टम। देख लीजिए, एसी तो सराउंडिंग में करती है, एसी उसमें भी सेम केस है।
अगर मान लीजिए इस कमरे में आपने एसी लगाई है तो इसका मतलब है कि आप इस कमरे के चैम्बर को ठंडा करना चाह रहे हैं। ठंडा करने का मतलब क्या है? इससे हीट निकालना चाह रहे हैं। आप इससे हीट अब्जॉर्ब करोगे, इससे हीट अब्जॉर्ब करोगे, कहाँ छोड़ोगे? बाहर। गाड़ियों के एसी में भी तो ये होता है, अंदर तो बहुत ठंडा लगता है और जैसे एसी गाड़ी के बाहर खड़े हो जाओ तो मैं गर्मी लगने लगती है, क्योंकि वो हीट निकल ना रही है, गाड़ी के चैम्बर से निकल के बाहर जा रही है। वही केस है, नया नहीं। अब ये लोगों को कठिन इसलिए करने लगता है क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर पाते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। जबकि ये काम फ्रिज का हो रहा है, ये एसी में हो रहा है, और भी मशीनों में जो होता है ना वो भी यही काम होता है। फ्रिज में तो पीछे ही होता है उसके क्या टेम्परेचर पीछे लगा होता है, लेकिन ट्यूब तो कनेक्टेड होती है, तो ब्रेजर तक जाती है। नहीं, वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग से कनेक्ट करता है। वो कमरा रूम में वो नहीं लगेगा। नोटिस नहीं किया, फ्रीजर के अंदर ट्यूब लगी होती है चारों तरफ, देखी है। हाँ, वो कंप्रेसर वाली ट्यूब है जो भाप पहुंच रही है, और वही ट्यूब पीछे जो है वो ठंडा करने वाली जो ऐसे ऐसे लगी होती बाहर। ये पूरा चैम्बर है, सब काम करता है। उसके बाद एक्सपेंशन चैम्बर होता है, छोटा सा पतला सा। कंप्रेसर का भी चैम्बर है, एक्सपेंशन का भी चैम्बर है, सबका चैम्बर होता है। मतलब फ्रिज का गेट खोलने तो क्या था, मतलब वो रूम ठंडा रहेगा? नहीं, रूम ठंडा नहीं कर पाएगा, वो खराब हो जाएगी मशीन। उसकी एक लिमिट है ना ठंडा करने की, पूरे हॉल को तो ठंडा नहीं कर सकता। मैंने एक जगह पढ़ा था वो रूम को गर्म कर सकता है। जब आप रूम खोल देंगे तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? उसी रूम से आपको हीट निकालनी है और उसी रूम में हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सेम ही चीज होगी, चैम्बर दोनों सेम होंगे। T1 T2 में क्या डिफरेंस रह जाएगा? इसलिए रूम गर्म हो जाएगा। रूम से हीट निकालनी है और रूम में रिलीज करनी है, तो रूम तो गर्म हो ही जाएगा। ये लिख लिया?